हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सनी तोमर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है मैट्रिक्स का नोटेशन। ये बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट की तरह का होता है, ये आव्यूह का नोटेशन होता है। अब ये देखो, माना सपोज ये एक आव्यूह है, इसमें देखो जो एक खड़ी लाइन है यानी कि 1 4 7 2 5 9 3 6 8, ये जो वर्टिकल है इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ। तो इसमें 3 स्तंभ है यानी कि 1 4 7 1, 2 5 9 2, 3 6 8, ये 3 स्तंभ है। ऐसे इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि लेटी हुई लाइन, ये हमारी पंक्ति होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9 8, ये हमारी पंक्ति है। पंक्ति अर्थात रो, स्तंभ अर्थात कॉलम। ऑर्डर, क्रम ज्ञात करने के लिए हमें, ऑर्डर ज्ञात करने के लिए हमें रो गुना कॉलम करना होता है। यानी कि पहले रो की संख्या, रो कितनी है यहाँ पर 1 2 3, तो 3 गुना कॉलम कितने हैं 1 2 3, कॉलम भी 3, तो 3/3 ऑर्डर का आव्यूह है। देखो बिग ब्रैकेट बना है तो आव्यूह है। और जो ये 1 2 3 4 5 6 जो इसके अंदर ये संख्याएं लिखी है, इन्हें आव्यूह के एलिमेंट, नंबर ऑफ आव्यूह के एलिमेंट बोलते हैं, यानी कि आव्यूह के तत्व। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे ज्ञात करते हैं? जो ये ऑर्डर आया 3 गुना 3, इसे मल्टीप्लाई करके ही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि 3 × 3 9। आगे बात समझ में? आगे देखो, एक आव्यूह होता है A = मैट्रिक्स Aij 2/3, यानी कि 2/3 क्रम का आव्यूह है। 2/3 का मतलब यानी कि उसमें 2 पंक्ति होंगी, यानी कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, 3 स्तंभ होंगे। अब Ij का क्या मतलब है? I तो प्रदर्शित करता है रो को यानी कि पंक्ति को, और J प्रदर्शित करता है कॉलम को, यानी कि उसमें I पंक्ति है और J कॉलम। 2/3 क्रम का आव्यूह है। अब देखो 2/3 क्रम का आव्यूह A11, पहले तो हम I की जगह भी 1 रखेंगे, J की जगह 1, तो 1 1 हो गया क्योंकि पहली पंक्ति की बात है और पहला स्तंभ है। फिर A12 यानी कि पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। A13 यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम। ऐसे ही सोन भी कर, सोन है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही हम पंक्ति में कहीं तक भी जा सकते हैं। वो तो हमारे ऑर्डर के ऊपर है कि आव्यूह हमारा किस ऑर्डर का है। 2/3 का है तो हमने यहाँ पर 3 ही कॉलम लिए हैं। 4 भी ले सकते थे, 5 भी, तो 4 लेते तो A14, और 5 लेते 5 कॉलम लेते तो A15, क्योंकि रो तो 1 ही है, कॉलम बढ़ रहे हैं। फिर नीचे देखो A21 A22 A23, A21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी कि क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज आव्यूह। सपोज A = ये है। अब ये देखो, इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं। अब देखो पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो गए, ठीक। तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, अर्थात जिसमें स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी पंक्तियों की संख्या से, उसे बोलेंगे हम क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फिर आता है नंबर 2 वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी कि ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी स्तंभों की संख्या से। देखो 3/2 यानी कि 3 रो हैं, 3 पंक्ति हैं और 2 कॉलम हैं, यानी कि 2 स्तंभ हैं। तो यानी कि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। नंबर 3 आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। ये देखो 2/2 क्रम का आव्यूह, 2 पंक्ति है इसमें और 2 ही स्तंभ है, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है।
तो ऐसे वर्गाव्यू जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो वर्गाव्यू कहलाता है। फिर है रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में एक ही पंक्ति होती है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी कि जिस आव्यूह में एक पंक्ति होगी वो पंक्ति आव्यूह होगा। स्तंभ चाहे कितने ही हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति एक होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पंक्ति तो एक है 1 और कॉलम कितने हैं 4 कॉलम है और 1 पंक्ति, तो ये इसका ऑर्डर हो गया 1 × 4। अब आता है नंबर 5 कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। ऐसे ही स्तंभ आव्यूह में एक स्तंभ होता है। अब देखो यहाँ पर स्तंभ कितना है, एक खड़ी लाइन एक ही तो है और पड़ी लाइन 3 है, यानी कि 3 रो है यहाँ पर और एक कॉलम, तो इसलिए 3/1 क्रम का आव्यूह हो गया। और जिसमें एक स्तंभ हो से एक कॉलम हो उसे कॉलम आव्यूह। नल मैट्रिक्स शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह वो नहीं होता जिसमें मान लिया हमने यहाँ खाली ब्रैकेट बना दिया, उसके अंदर कोई अवयव ना रखे, उसे शून्य आव्यूह नहीं कहते। शून्य आव्यूह कहते जिसमें जिस आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह बोलते हैं। जैसे ये प्रत्येक अवयव शून्य है इसलिए इसे हम इसे शून्य आव्यूह कहते हैं। और ये किस क्रम का है, किस ऑर्डर का है, 3/3, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है और 3 कॉलम। फिर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में ये I2 है, यानी कि इसमें 2/2 क्रम का आव्यूह है तो I2, 3/3 क्रम का है तो I3, 1/1 क्रम का है तो I1, 4/4 क्रम का आव्यूह है तो I4। तो I2 हमने लिखा। तो आइडेंटिटी आव्यूह होता क्या है? आइडेंटिटी आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक एक हो और बाकी के 0। अब देखो ये जैसे कि इसमें मुख्य विकर्ण के आव्यूह 1 1 1 है और सब बाकी 0, तो इसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। इसमें 1 ही होने चाहिए, ये मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 ही होने चाहिए, इससे अलग नहीं, और बाकी सब 0, तभी ये आइडेंटिटी आव्यूह कहलाएगा। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण क्या होता है, ये देखो 2 1 4, ये जो लिखा है तिरछा 2 1 4, इसे हम डायगोनल आव्यूह बोलते हैं। अब देखो इकाई आव्यूह में तो यहाँ पर 1 1 था और सब 0 थे, और इसमें 1 1 भी हो सकता है और संख्याएं अलग भी हो सकती हैं, और बाकी सब अवयव शून्य, यानी कि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य। ऐसे ही आइडेंटिटी आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य। आपको डिफरेंस समझना होगा, वहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयव सिर्फ 1 ही हो सकता है, 1 1 1 1। इसमें 1 भी हो सकते हैं और 2 1 4 भी। अगर इसमें 1 1 रख दें तो ये विकर्ण आव्यूह भी होगा और आइडेंटिटी आव्यूह भी। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि विकर्ण आव्यूह है, और ये 3/3 ऑर्डर का है। ये बात है मेजर डायगोनल मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण आव्यूह। अब ये देखो ये बॉक्स बनाया ना, ये है मुख्य विकर्ण, और विकर्ण भी इसे बोलते हैं। लेकिन मुख्य विकर्ण में और फिर विकर्ण में क्या डिफरेंस हुआ? विकर्ण आव्यूह में तो विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, तो उसे विकर्ण आव्यूह। लेकिन मुख्य विकर्ण में ऐसा नहीं होता, उसमें तो अवयव 0 नहीं होते, इनके बस यही डिफरेंस है। उसमें तो आव्यूह शून्य होते, लेकिन मुख्य विकर्ण में और बाकी के अवयव शून्य नहीं होते। ठीक है, 3/3 क्रम का आव्यूह होता है। ये भी 3/3 क्रम का है क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। अब ये देखो इसका एग्जाम्पल, अब A = है ये आव्यूह जो कि 2/2 क्रम का है, क्योंकि इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम, यानी कि 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। अब ये देखो अदिश आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वे इक्वल होने चाहिए, जैसे 2 2 1 1 3 3, और बाकी कुछ भी हो सकता है। ये लिखा है मैंने x और y, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 भी, 2 भी, 4 भी। लेकिन अब देखो ये आइडेंटिटी आव्यूह के जैसा ही है। अगर हम x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ये विकर्ण आव्यूह भी हो सकता है।
अगर x और y की जगह 0 रख दें, क्योंकि इसमें प्रतिबंध थोड़े एक सेम ही होने हैं। मुख्य विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण अवयव का प्रतिबंध है, उसके बाकी अवयव 0 नहीं होने चाहिए, है ना। देखो इसमें प्रतिबंध भी है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x और y की जगह में ऐसे अवयव रखने हैं ताकि a की वैल्यू 0 ना आए। a इज इक्वल टू k, यानी कि कोई कांस्टेंट राशि आए, तभी ये दिशा अवयव होगा। अगर हमने कोई ऐसी संख्या रख दी x और y की जगह कि इस अवयव को हल करने पर हमारी वैल्यू 0 आ रही है, तो यह दिशा अवयव नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। और इसके विकर्ण अवयव सेम होते हैं, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अब आता है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, उप त्रिभुजीय अवयव। उप त्रिभुजीय अवयव किसे कहते हैं? जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो, उसे हम उप त्रिभुजीय अवयव उप त्रिभुजीय अवयव बोलते हैं। अब ये अवयव किस क्रम का है? 3 रो है, 3 कॉलम है, तो 3x3 क्रम का ये मैट्रिक्स है। अब मुख्य विकर्ण क्या है? ये 1 3 4, ये हमारा मुख्य विकर्ण होता है। इसके ऊपर क्या लिखा है? संख्याएं हैं। तो ये उप त्रिभुजीय अवयव है, यानी कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, से अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजीय अवयव। अब ये देखो, ये भी 3x3 क्रम का अवयव है, 3 रो है और 3 कॉलम। इसमें मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम निम्न त्रिभुजीय अवयव लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो इसमें सभी अवयव 0 है मुख्य विकर्ण से ऊपर के, मुख्य विकर्ण से नीचे के कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ऊपर के 0 होने चाहिए, बस इसका यही प्रतिबंध है, यही रेस्ट्रिक्शन है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता। अवयवों की समानता यानी कि दो अवयव समान कब होंगे? जब उनके कर्म समान हों, यानी कि अगर एक अवयव 2/2 का है तो दूसरा अवयव भी 2/2 क्रम का ही होना चाहिए। एक 3/3 का है तो दूसरा भी 3/3 का ही होना चाहिए। संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव, अब ये संगत अवयव कैसे होते हैं वो देखते हैं। मान लिया ए अवयव है ये 2 4 5 6 2/2 क्रम का, और बी अवयव भी 2/2 क्रम का 4 5 6 7। अब ये देखो, पहले तो हम इनका क्रम देखेंगे समान है या नहीं। तो देखो ये भी 2/2 क्रम का अवयव है और ये भी 2/2 क्रम का अवयव है, तो पहला प्रतिबंध तो हमारा संतुष्ट हो रही है पहली बात तो। लेकिन संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव से मतलब है यानी कि पहली पंक्ति और पहली स्तंभ का अवयव, यानी कि A11 दूसरे अवयव के A11 के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसमें A जो A मैट्रिक्स है, इसमें A11 क्या है? 2, और B में A11 क्या है? 4। अब ये दोनों एक जैसे होने चाहिए थे, यानी कि यहाँ पर 2 है पहला अवयव, तो यहाँ भी 2, सेकेंड अवयव इसमें 4 है तो इधर भी 4, और यहाँ की है, यहाँ क्या है? 5। इसमें सेकेंड रो का और फर्स्ट कॉलम का अवयव जो है 5 है, इसमें 6 है, जबकि दोनों 5 होने चाहिए थे, और इसमें 6 है ये लास्ट अवयव, और इसमें 7 है, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए थे, तभी इन्हें संगत अवयव बोलते हैं। ये 2 4 4 5 5 6 6 7 ये हमारे संगत अवयव है, यानी कि A11 मैंने आपको पहले बताया था A11 अर्थात पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। ये 2 कौन सी पोजीशन पर लिखा है? A11। 4 A अवयव में 4 कौन सी पोजीशन पर है? पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ A12 पोजीशन पर। तो A11 तो दोनों अवयव में A11 इक्वल, A12 इक्वल, यानी कि जितने भी उसमें अवयव है सब समान होने चाहिए, ठीक है, संगत अवयव। बाकी के कुछ भी देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ये A इज इक्वल टू 1 4 3 2, ये भी 2/2 क्रम का अवयव है और ये भी 2/2 क्रम का अवयव है। अब हमें देखना है इनके संगत अवयव बराबर है क्या, यानी कि संगत अवयव, यानी कि इसमें एक अवयव लिखा है 1, यानी कि फर्स्ट अवयव क्या लिखा है? 1, तो इसमें भी फर्स्ट अवयव 1 ही होना चाहिए। इसमें सेकंड अवयव क्या लिखा है? 4, तो इसमें भी 4 होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? 3 3 2 तो 2। आई होप आप समझ गए होंगे कि संगत अवयव किन्हें बोलते हैं। तो अब देखो इसमें संगत अवयव बराबर है क्या? अब देखो ये अवयव में तो 1 4 3 2 है, और इसमें देखो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, यानी कि ये तो एक बात तो सही हो गई, 1 से 1 हो गया,
फिर अगला देखते हैं क्या है 4, यहाँ 2 इंटू 2 4, ये भी बात ठीक है। सभी अवयव, सभी संगत अवयव बराबर होने चाहिए, ये नहीं अगर एक अवयव हमें एक जैसा मिल गया तो ये अवयव समान हो गए, ऐसा नहीं है। अब देखो नीचे क्या लिखा है 3, 2 + 1 3, यानी कि ये भी सेम है संगत अवयव। और यहाँ लिखा है 2 और 4 में से 2 जाके 2, यानी कि ये अवयव भी समान है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ये सभी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।